को इक्वेशन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी हमारी एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4, यानी कि हमारी ये इक्वेशन एच डॉट डी डाइवर वी बाई डाइवर टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डाइवर डी बाई डाइवर टी। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे होंगे। जो वेक्टर आइडेंटिटी है वो है हमारी डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। ठीक है, ये हमारी वेक्टर आइडेंटिटी है जो कि हमको इस इक्वेशन में अप्लाइड करनी है जो हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच हो जाएगा माइनस एच डॉट डाइवर वी बाई डाइवर टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी। ये वाली जो इक्वेशन आई ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने वेक्टर आइडेंटिटी का अब हम यूज़ कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी हमारा बेसिकली ये हो जाएगा फाइनली हमारा, अब हमने यहाँ पे जो है इक्वेट कर दिया है, इक्वेट किया है टर्म तो यहाँ पे हमारी ई डॉट जे, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है क्योंकि हम जानते हैं ओवरऑल पॉइंटिंग थ्योरम के डिस्कशन में हमको लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो हमारी आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यदि आउटवर्ड है तो हमारा वहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। फिर हम जानते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर है वो हमारा एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के टाइम्स होता है, और जो हमारा बी वेक्टर है वो हमारा म्यू नॉट टाइम्स एच होता है। ठीक है, ये हमने देखा मैक्सवेल की इक्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे बेसिकली आएगी फाइनल इक्वेशन वो बन जाएगी, जहाँ पे भी डी वेक्टर है वहाँ पे हम एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर को रख देंगे, और जहाँ पे भी हमारा बी वेक्टर है वहाँ पे हम म्यू नॉट टाइम्स इनटू एच वेक्टर रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा जो नोटेशन बनेगा वो बन जाएगा बेसिकली माइनस डेल इंटू ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू नॉट टाइम्स एच इंटू डेल एच बाई डेल टी। ठीक है, अब जो है हमारी ई डॉट डेल ई बाई डेल टी है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो डेल बाई डेल टी इंटू ई डॉट ई कर दिया यहाँ पे हमने। अब हम जानते हैं ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ई डॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस ई डॉट डेल ई बाई डेल टी हो जाएगा हमारा ओवरऑल, ये हमारा इक्वल हो जाएगा डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी इज इक्वल टू 2 इंटू ई टाइम्स डेल ई डिवाइडेड बाई दी डेल टी। सिमिलरली ये तो था रिगार्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, और जब हमारा ये सिमिलर अप्लाई हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा बेसिकली जो फाइनली वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगी एच इंटू डेल एच बाई डेल टी इजिकल टू 1/2 टाइम्स डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। ये जो वैल्यू आई हमारी बेसिकली एच डॉट डेल एच बाई डेल टी और ई डॉट डेल ई बाई डेल टी, इनको इक्वेशन नंबर 5 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ पे जो है बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे होंगे, क्योंकि हमको जो है बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए थी और वो हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद हमारी जो भी वैल्यू थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जैसे कि हम डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी और डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी की जगह हम ये लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स डेल यानी कि डेल ई इंटू ई स्क्वायर बाई डेल टी प्लस यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया है। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद हमने 1/2 कॉमन लिया है और फाइनली इक्वेशन में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने इसलिए अप्लाई किया है ताकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा है ये हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ये हो जाएगी हमारी पॉइंटिंग थ्योरम। और इसके जो मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, इन्हीं के क्रॉस प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन को हम पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा पॉइंटिंग थ्योरम के डेरिवेशन। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से। ठीक,
अब इसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लें, तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे और मॉडुलस को रिमूव करने पे हमारा sin 90 इंटू एन कैप आएगा। sin 90 हमारा 1 होता है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा E इंटू एच। ठीक है, अब ये जो हमारा बेसिकली S की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम, या फिर पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, ये हमारी S की वैल्यू आएगी। यहाँ से हम इसके अंदर जो है देख सकते हैं यूनिट की। अब इसकी SI यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में। ठीक है, तो वही हमारी ये हो जाएगी इसकी यूनिट, क्योंकि एनर्जी के लिए जूल आ जाएगा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर के यूनिट को। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस हमने मैक्सवेल की इक्वेशन में भी देखा था। मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर फ्री स्पेस जो था वहाँ पे हमने यूज़ किए थे सिंबल, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट था हमारा परमिटिविटी और म्यू नॉट था हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए हम म्यू नॉट कंसिडर करते हैं और एप्सिलॉन नॉट, और जब हमारा कंडक्टिंग मीडियम होएगा तो वहाँ पे हम म्यू और एप्सिलॉन कंसिडर कर रहे होंगे। ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन है फ्री स्पेस के अंदर। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 का पहले कर्ल ले लेंगे, तो कर्ल ऑफ ई हो जाएगा हमारा माइनस कर्ल ऑफ म्यू नॉट टाइम्स डेल एच डिवाइडेड बाय दी डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको अंदर ले गए और तो ये हमारा बाहर आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स डेल बाय डेल टी इंटू कर्ल ऑफ एच। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ई हो जाएगा हमारा फाइनली म्यू नॉट टाइम्स डेल बाय डेल टी, और कर्ल ऑफ एच की वैल्यू हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। अब हमको वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटी जो है वो है हमारी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो इसको हमने ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लिख ली माइनस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स डेल स्क्वायर ई वाई डिवाइड बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हम जानते हैं किसी भी डाइवर्जेंस का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आता है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली ये हम मैक्सवेल की फ्री इक्वेशन में भी कंसिडर किया है, जैसे कि हमारा डेल डॉट ई है, डेल डॉट ई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमने वही डेल डॉट ई की वैल्यू 0 होगी, और इसका यदि हम डाइवर्जेंस लेंगे ठीक है तो वो भी हमारा 0 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय दी डेल टी स्क्वायर। तो फाइनली नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इसके सिमिलरली जो है हमारी इक्वेशन बन रही होगी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। वहाँ पे हमारा चेंजेस इतना आएगा कि केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के केस में ई वेक्टर आ रहा था और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के केस में हमारा एच वेक्टर कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब यहाँ से हमारा एक डेरिवेशन और जुड़ जाता है इसमें कि हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्री स्पेस के अंदर। तो उसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले जनरल वेव इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जो है हमारी डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल टी स्क्वायर। साई अब आप जान गए होंगे, साई हमारा वेव फंक्शन होता है जो कि प्रोपोगेशन करेगा v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 जो थी और इक्वेशन नंबर 8 थी, इनकी मदद से हम इक्वेट करके इक्वेशन नंबर 9 जो हमने फाइनली इसको हम इक्वेट कर देंगे। इसमें देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 8 में और इक्वेशन नंबर 9 में जो म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमारी 1/v स्क्वायर के इक्वल आ रही है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। और इनकी वैल्यू हम जानते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रहती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रहती है।
ठीक है। ये क्या है, म्यू पर एप्सिलॉन नॉट है हमारी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो हमने ड्राइव की थी बेसिकली लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की मदद से हमने म्यू नॉट की वैल्यू को ड्राइव किया है, जहाँ पे हमारी ये बताती है, ये है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो फाइनली हमारी v की वैल्यू अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये हमारी स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हमारी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, ये हमारी ये सजेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा डेरिवेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो इसमें आपको जो है मैक्सवेल की इक्वेशन कंसिडर करनी है फ्री स्पेस में, देन हमारा उनका कर लेना है, फाइनली वेक्टर आइडेंटिटी इक्वल कर देनी है, और वेक्टर आइडेंटिटी इक्वल लगाने के बाद आपको देखना है कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन हमारी ज़ीरो थी, जैसे कि डेल डॉट ई हमारी ज़ीरो है तो उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे तो वो भी हमारा ज़ीरो ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस में डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इनको ट्रांसवर्स इन नेचर प्रूव करने के लिए हमको बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, या फिर प्रोपोगेशन वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है एक्स एक्सिस में हमने प्रोपोगेशन वेक्टर लिया है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया है, और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिया है। तो यदि हम के वेक्टर यानी प्रोपोगेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं, और प्रोपोगेशन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के प्रूव कर देते हैं, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इक्वेशन कंसिडर करेंगे फ्री स्पेस के अंदर। तो फ्री स्पेस जब भी हम कंसिडर करेंगे तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हमारा कंसिडरेशन में आ रहा होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और कंडक्टिंग मीडियम में हमारा म्यू और एप्सिलॉन कंसिडरेशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की टर्म में हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। ये थी रिगार्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए हमारा एच कंसिडरेशन में आ जाएगा, ठीक है। और इनके हम अब फाइनली जनरल सॉल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। जनरल सॉल्यूशन कंसिडर करने के बाद जो हमारे सॉल्यूशन में कुछ टर्म आएंगी, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट और एच नॉट, ये हैं हमारे एम्पलीट्यूड। के मैंने आपको बता दिया प्रोपोगेशन वेक्टर है, और आर है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, जो कि जनरल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल ई बाई डेल आर ई इंटू आई के, ठीक है। यहाँ से डेल ई बाई डेल आर आई इंटू के इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर हमारे आपस में प्रोडक्ट में आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, के इंटू ई वेक्टर, ठीक है। तो जब भी हमारे दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि के वेक्टर और ई वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। और यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, जो हमारा सजेस्ट कर रहा था के परपेंडिकुलर टू दी ई वेक्टर, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ नहीं, बेसिकली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 आई इंटू के इंटू 0, यानी कि के इंटू ई हमारा 0 हो जाएगा, और के और ई आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। के और एच वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन यूज़ कर देंगे, यानी कि डेल डॉट एच इक्वल टू 0, जहाँ पे कि हमारा के डॉट एच इक्वल टू 0 आ जाएगा। के डॉट एच इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं के वेक्टर और एच वेक्टर, यानी कि प्रोपोगेशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसको कैसे शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो होती है हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स डेल एच बाई डेल टी। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ली है हमने, ये हमने फ्री मीडियम फ्री स्पेस के अंदर कंसिडर किए, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर कंसिडर नहीं किए। यदि हम कंडक्टिंग मीडियम के अंदर कंसिडर कर रहे होते तो यहाँ पे हम म्यू टाइम्स डेल एच बाई डेल टी वेक्टर का यूज कर रहे होते, ठीक है। तो फाइनली वही अगेन कर देंगे, आई इंटू के क्रॉस सी, यहाँ से हमारा म्यू नॉट टाइम्स। अब यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन है, ये जो हमने कंसिडर किया था एच
विद रिस्पेक्ट टू आर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अंदर में h इंटू एच नॉट इंटू ई टू द पावर आई इंटू के इंटू आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आ जाएगी के क्रॉस ई की, वो आ रही होगी म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच के इक्वल। और यहाँ से हमारे के क्रॉस ई आ गया, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, और वो जो दो वेक्टर हैं वो हैं हमारे के वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बेसिकली k perpendicular to the h vector, k perpendicular to the e vector, and then finally we can say that the e vector also perpendicular to the h vector। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रांसवर्स इन नेचर प्रूव कर सकते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की, जो है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हमने वही इक्वेशन कंसिडर की है, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच। यहाँ पे हम मॉड्यूलस ले लेंगे, मॉड्यूलस को हटाएंगे तो साइन 90 एन कैप आएगा, साइन 90 1 होता है तो के इंटू ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू लिख देंगे हम फाइनली, तो एनर्जी की वैल्यू ओमेगा बाई के कंसिडरेशन में आ रही होगी, और ओमेगा बाई के को हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, सी हो जाएगा ये। तो ई की वैल्यू फाइनली म्यू नॉट इंटू सी एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ई बाई एच जो है हमारी म्यू नॉट इंटू सी, सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आप समझ गए परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। इन दोनों की वैल्यू को यदि हम रख भी देते हैं तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी, वो हो जाएगी हमारी न्यूमेरिकल के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल के टर्म में नहीं कंसिडरेशन किया है, यहाँ पे हमने केवल जो है उसका बेसिकली न्यूमेरिकल में पॉइंट वैल्यू नहीं रख करके, जैसे कि ई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा ई और एच में, वो हो जाएगा रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए हम जो है ई की वैल्यू म्यू नॉट इंटू सी एच कंसिडरेशन में कर लेंगे, ये हमारा ओवरऑल सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ई बाई बी का जो रेशो है वो हमारा सी के इक्वल आ जाएगा फॉर दी फ्री स्पेस, क्योंकि हमारा जो बी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो हमारा म्यू नॉट टाइम्स एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो और ये है हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम ड्राइव करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूज़ करनी है इक्वेशन जो कि हमने ट्रांसवर्स इन नेचर से ली है, उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस को हटाएंगे तो साइन 90 एन कैप आएगा, साइन 90 1 होता है। फिर हमको कंसिडरेशन में लेना है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो कि ओमेगा बाई के रेशो के इक्वल आ रहा होता है। फिर हमको फ्री स्पेस को कंसिडर करने के लिए हम जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ई की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो का सी के इक्वल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम करैक्टरिस्टिक्स और इम्पीडेंस की। ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा इम्पीडेंस हो गया, करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हो गया, वेव इम्पीडेंस हो गया फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस के लिए आप समझ गए होंगे, अब तक हम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं जेड नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका रेशो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रेशो डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का रेशो। और ई बाई एच हम आपने देख लिया, ये हमारा सी के इक्वल होता है। सी होता है हमारा रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द फ्री स्पेस। वैल्यू हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी तो ई बाई एच की वैल्यू आ जाएगी 377 ओम। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वही जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारी बेसिकली ई बाई बी का रेशो है। यहाँ पे हमने केवल जो है अंतर ये इतना है, यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है जिसकी वैल्यू हमारी 377 ओम के इक्वल आई है। और यहाँ पे हमने बेसिकली ई बाई एच या फिर ई बाई बी की वैल्यू को देखा है जो कि हमारी सी के इक्वल आई है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की, वो है हमारा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही मैक्सवेल की इक्वेशन यूज़ करेंगे जो चारों इक्वेशन है। ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम है तो यहाँ पे हमारा म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, उसकी जगह म्यू और एप्सिलॉन आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर 3 का पहले कर्ल ले लेंगे, तो कर्ल ऑफ ई हो जाएगा हमारा माइनस म्यू टाइम्स डेल वाई डेल टी इंटू कर्ल ऑफ एच। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अब इनको आपस में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कर्ल ऑफ ई हो जाएगा माइनस म्यू इंटू डेल वाई डेल टी, और ये डेल क्रॉस एच की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ये आप समझ गए होंगे, ये हमारी कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी परमिटिविटी है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट पे। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फाइनली वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो यहाँ से हमारी जो राइट हैंड साइड है ये, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी माइनस म्यू टाइम्स इंटू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। डेल डॉट ई की वैल्यू हमारी 0 होती है, क्योंकि ये हमारी अकॉर्डिंग टू इक्वल है हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो भी 0 आ रहा होगा। तो फाइनली डेल स्क्वायर ई की वैल्यू बन जाएगी हमारी म्यू टाइम्स सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन आई इसका हम कर्ल ले लेंगे सिमिलरली, ठीक है। ये हमारी कर्ल लेके इक्वेशन आई, वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करके आई। ये थी रिगार्डिंग इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। इसके सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी हमारा एच आएगा वो हमारा डिनोट कर रहा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है, और जहाँ पे भी हमारा ई वेक्टर आएगा ये हमको डिनोट करेगा कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है, ठीक है। तो कंडक्टिंग मीडियम का ये हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया है। जो ईएम वेव है, यहाँ पे हमारा ई की वैल्यू है ई एप्सिलॉन टाइम्स ई टू द पावर गामा जेड। गामा की वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। जो अल्फ़ा है ये हमारा हो जाएगा एटीन्यूएशन कांस्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और बीटा हो जाएगा हमारा फेज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है एटीन्यूएशन कांस्टेंट की, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के अंदर आ जाती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारा परमेबिलिटी होगा, ये परमिटिविटी होगा, ओमेगा की वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी की दे देगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी गिवन होगी आपको, तो उससे हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एटीन्यूएशन की, कि एटीन्यूएशन हमारा बेसिकली होता क्या है। तो एटीन्यूएशन जो है हमारा बेसिकली एम्पलीट्यूड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा बताता है कि पहले जो हमारी एम्पलीट्यूड की एनर्जी है वो हमारी हाई है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्रीज़ करेगी, एंड फाइनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा कर के वो नेगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटीन्यूएशन से, ठीक है। तो यह लिखा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगी मीडियम में, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा विद डिस्टेंस इनसाइड द मीडियम फ्रॉम द सरफेस। जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जा रहे होंगे एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। जब हमारी ईएम वेव एंटर हो जाएगी मीडियम के अंदर, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ई नॉट हमारा क्या है और अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा तो आप समझ गए होंगे हमारा एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ई नॉट जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, जो कि सरफेस ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा स्किन डेप्थ, या फिर जिसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी वही बताया है कि एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज़ करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। 0 होने से पहले उसकी वैल्यू 1/e इंटू एप्सिलॉन ई नॉट होती है, 1/e इंटू ई नॉट होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ई नॉट है हमारा एम्पलीट्यूड। ये हमारी जनरल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन है ये। अब स्किन डेप्थ के लिए x है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया मीडियम के अंदर। तो x की वैल्यू जब हमारी डेल्टा के इक्वल आएगी, ठीक है, स्किन डेप्थ पे, ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीडियम पे, वो हमारी
x के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली e की वैल्यू हमारी 1/e इंटू ई नॉट आ रही होगी। तो 1/e इंटू ई नॉट हो जाएगा ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इंटू डेल्टा। यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी 1/अल्फ़ा। यानी कि ये हमारा बता रहा है जो स्किन डेप्थ है वो हमारा रेसिप्रोकल है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। ठीक है, अल्फ़ा हमारा एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, तो यानी कि हमारा स्किन डेप्थ हमारा रेसिप्रोकल है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। अब स्किन डेप्थ को डिफाइन करने के लिए हम दो जगह पे डिफाइन करते हैं। पहला होता है हमारा गुड कंडक्टर, सेकंड होता है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। अब गुड कंडक्टर के लिए जो सिग्मा बाय ओमेगा ई की वैल्यू है ये हमारी काफ़ी बड़ी होती है, तो यहाँ से हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा 1 यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा बाय ओमेगा ई की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी म्यू की टर्म्स में, यानी परमेबिलिटी की टर्म्स में, कंडक्टिविटी की टर्म्स में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं स्किन डेप्थ हमारा 1/अल्फ़ा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली डेल्टा की वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय दी म्यू इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा। ठीक है, फिर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 2πf होती है, तो यहाँ पे हमने 2πf सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो फाइनली हमारी स्किन डेप्थ की वैल्यू जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, उसकी वैल्यू आ रही होगी 1/म्यू इंटू सिग्मा पाई एफ। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे ये है हमारी परमिबिलिटी, ये कंडक्टिविटी, ये है हमारा कांस्टेंट और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसको प्रूव कर लेते हैं हम बेसिकली इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर में हमारी जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले के अंदर जो सिग्मा बाय ओमेगा ई की वैल्यू है वो हमारी बहुत 1 से स्मॉल होती है। तो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल फैक्टर कंसिडरेशन में आ रहा होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + x टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 1 + nx + ns²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया है यहाँ पे, और फाइनली इसको हमने जब इक्वेट किया तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा = √μ इंटू सिग्मा² ओमेगा² डिवाइड बाई दी 4 ओमेगा² इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं ये वैल्यू आई हमारी एटीन्यूएशन कांस्टेंट की। अब हमको वैल्यू डिफाइन करनी है स्किन डेप्थ की, और स्किन डेप्थ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि स्किन डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो हमारा बताता है कि एटीन्यूएशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल की वैल्यू को हम स्किन डेप्थ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 1/अल्फ़ा कर देंगे तो फाइनली हमारी 2/सिग्मा इंटू √/ε/μ वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी वैलिड है इंसुलेटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। ये था रिगार्डिंग हमारा यूनिट नंबर 2, और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 कम्प्लीटली कवर हो जाती है। तो स्किन डेप्थ के लिए हमारे बेसिकली आपको ध्यान रखना है, स्किन डेप्थ हमारा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। 2 प्रॉपर्टी के लिए वो डिफाइंड होता है। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी इंसुलेटर। ठीक है, उससे पहले देखा हमने एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन हमारी एम्पलीट्यूड की एनर्जी को डिक्रीजिंग करने का कर्व होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम मीडियम में एंटर कर रहे होंगे सरफेस के, तो एटीन्यूएशन की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, फिर हमने बात की करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की। ये हमारे वैलिड होता है फ्री स्पेस के लिए, तो जितनी भी टर्म आ रही होगी Z0, μ0, ε0, ये हम डिफाइन करेंगे करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, फिर हमने बात की थी उससे पहले ट्रांसवर्स इन नेचर इन मीडियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स इन नेचर कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब भी हमारा प्रोपोगेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, प्रोपोगेशन वेक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स इन नेचर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले बात की थी हमने पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर की, जहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। हमारा पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो हमारा बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। उसको डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से।
ठीक है। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू दी मॉडुलस ऑफ दी ई क्रॉस एच वेक्टर। मॉडुलस का साइन हटाएंगे, साइन 90 एन कैप आएगा, साइन 91 होता है, तो एस वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग इस वीडियो में, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।